हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इस क्लास 8th का आपका 6 नंबर मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। इसको आज हम कर लेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास पीछे लिया था, वो क्लास था उद्योग। हमने लगभग 8 तक का 8 से हम 12 तक ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि आपको हिस्ट्री का पढ़ना है अभी पहले, या ज्योग्राफी का पढ़ना है। ये दोनों में एक कमेंट आप कर दीजिएगा। जो ज्यादा कमेंट आएगा मैं काउंट कर लूंगा, वो मैं कंटिन्यू, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है मानव संसाधन। कल से आपका 9th जो क्लास का एनसीईआरटी होगी। चाहे अगर आप हिस्ट्री बोलेंगे तो हिस्ट्री में करवाऊंगा, ज्योग्राफी बोलेंगे तो ज्योग्राफी में करवा दूंगा। ये एक क्लास डेली आता रहेगा, जब मॉर्निंग में आए या शाम को आए। इसलिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। कोई कंफर्म नहीं है मॉर्निंग में आए या शाम को आए। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी लोग पढ़ाते कम क्यों हैं? क्योंकि एनसीईआरटी पर व्यूज कम जाता है। जैसे अगर 9th 10th क्लास वाइज जो क्लास वाले टीचर हैं, जो 9th 10th 11 को पढ़ाते हैं, उन सब का जो होता है वो सब ज्यादा पढ़ाते हैं। इसको टीचर जो कंपटीशन वाले होते हैं इसको कम पढ़ाते हैं। रीजन क्या होता है? व्यूज कम जाता है। और मैं कह रहा हूँ, मुझे व्यूज का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर कुछ ही 100 150 ही बच्चे पढ़े, लेकिन जो भी पढ़े आप, मैं कह रहा हूँ, चाहे यहाँ से पढ़िए चाहे और कहीं से पढ़िए, खुद से पढ़िए बुक से। लेकिन आप एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, अब पेपर में बैठेंगे तो मेरी बातें याद आएंगी। जब वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा कि अच्छा ये चीजें ऐसे हो रही थी एनसीईआरटी में, ऐसे देखिए यहाँ भी स्टेटमेंट के वाइज में फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन। क्योंकि इस देख रहे हैं काफी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज अब आ रहे हैं। चाहे आप आईएएस का दे दीजिए पेपर, चाहे पीसीएस का दीजिए। स्टेटमेंट जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ भी कोई भी फैक्ट रट डालिए, होने वाला नहीं है मतलब वो क्वेश्चन। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं यहाँ पर। हाँ, आप कमेंट में कर दीजिएगा हिस्ट्री आगे कल से हमें शुरू करना है कि ज्योग्राफी यही कंटिन्यू करना है। आप जो बताएंगे हम वही कर देंगे। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं अब। हाँ, जो लोग अगर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, देखिए थोड़ा सा सपोर्ट हमको करिएगा, ताकि हम आपके लिए ये कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि सपोर्ट आपकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर आपको। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ। देखिए, हाँ मैं कह रहा हूँ कभी भी सार और मत पढ़िएगा। एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद आप सार पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा गया है क्या? मानव संसाधन। अब देखिए, मानव संसाधन होता क्या है? देखिए, मानव संसाधन क्या होता है, वो डेवलप किया जाता है। देखिए, मानव तो देखिए हर चीजों में संसाधन नहीं डेवलप किए। जैसे अगर स्किल नहीं है तो क्या वह मानव संसाधन में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं। तो वही यहाँ पर लिखा गया। देखिए, मैं एक लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा ताकि आपको हर एक लाइन बाय लाइन समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया? लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। अब देखिए, संसाधन कब होते हैं? ये प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया आवश्यकता और यहाँ पर लिखा गया योग्यता। देख रहे हैं, सरकार ने कई चीजें स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है, क्योंकि उनको संसाधन योग्य बनाना है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि अगर मानव को संसाधन योग्य बनाना है तो आवश्यकताओं के हिसाब से उनके स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। जैसे स्वास्थ्य कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे आप करें, अभी आगे हम बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व तो किस प्रकार से वितरित है। आप यहाँ पर पूरा देखिएगा, आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ये कह रहे हैं अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत से स्थान है जहां पर रहने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वहां पर इतना टेम्परेचर या आप कैसे हाई है या लो है, वहां पर लोग रहते ही नहीं। अपने शैक्षिक स्तर वायु लिंग में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शैक्षिक स्तर में भी बहुत से लोग भिन्न होते हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदले जाते हैं। तभी आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, बॉक्स में कह रहा है कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय 1985 में निर्माण
इस मंत्रालय का निर्माण लोगों को कौशल बढ़ाने के लिए किया गया था। देखिए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स जो है इसका निर्माण किया गया था मिनिस्ट्री का, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का। बट क्या हुआ, इसको अब समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या आया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री आ गया है, शिक्षा मंत्रालय ने स्थान ले लिया है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मतलब इस मंत्रालय को बनाने का उद्देश्य क्या था, इससे यही प्रदर्शित होता है कि लोग कितने महत्वपूर्ण हैं देश के लिए। यहाँ पर हम मानव संसाधन की बात करेंगे आज। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है PKY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने का उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। अब देखिए, PKVY ये क्या कब किया गया था, 2015 में लाया गया था, और 2016 से 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करने का प्लान था। इसमें क्या होता था, रोजगार अर्जक गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल योग्यता को प्रोत्साहित किया जाता था, करना था। तो ये मतलब ये आपका स्कीम आया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या का वितरण कैसे होता है, क्या प्रभावित होता है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग केवल भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर ही निवास करता है। देखिए, जनसंख्या वितरण जो होता है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, तो हमारी ये पृथ्वी, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के इस साइड और इक्वेटर के इस साइड, ठीक है, मतलब आपका जो 0 डिग्री है इसके इस साइड और उसके लगभग यहाँ 66 आ जाता है, 66.5 इधर आ जाता है। यहीं पर लगभग जितनी भी जनसंख्या है वो निवास करती है। वहां भी कई कई स्थानों पर, यहाँ भी जो इक्वेटर है यहाँ पर भी निवास, जैसे अमेजन के जंगल वंगल में बहुत रेयर केस में लोग मिलते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रभावित करता है क्या, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन प्रभावित करता है कि किस प्रकार से संस्कृत, हर चीजें प्रभावित करता है, उसको आगे हम देखेंगे। देखिए, विश्व का जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। याद रखेंगे, विश्व की जनसंख्या, हर एक लाइन पढ़िएगा, ऐसे ही लाइन उठा के दे देगा पेपर में। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ बहुत विरल बसे हुए हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र घने और विरल, देखिए, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें भारत, श्रीलंका, ये सब देश आते हैं। यूरोप हुआ और उत्तर पूर्वी अमेरिका के घने बसे क्षेत्र हैं। और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों और उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्र बहुत कम लोग रहते हैं। अब देखिए, यहाँ जब मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ भारत है, यहाँ पर देखते हैं बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा मिलती है। दक्षिण इंडोनेशिया हो गया, आपका भारत हो गया, या मलेशिया होगा, ये सब देखिए जनसंख्या बहुत ज्यादा घनी है। लेकिन अगर हम उच्च अक्षांश पे, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम उच्च अक्षांश क्षेत्रों में और या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में जाते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल मतलब ये यहाँ पर ये जा रहा है, तो ये ऊपर देखेंगे यहाँ सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, यहाँ थार का मरुस्थल है, मंगोलिया, यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही कम यहाँ पर घने बसे हुए हैं। मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वेरी लो है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और उच्च अक्षांशों मतलब 66.5 के अगर इधर जाएंगे तो देखिए एक दो लोग ऐसे मिल ही जाते होंगे, और ज्यादा बहुत ही कम लोग बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ही इतना कम रहता है, और यहाँ तो नीचे तो है ही नहीं है जनसंख्या, यहाँ तो समुद्र ही है। अब यहाँ पर यही कह रहा है कि उच्च पर्वतों पर भी, विषुवतीय वनों में भी, विषुवतीय वन जैसे अमेजन का जंगल देखेंगे, कहाँ पे, वो वहां पर जंगल में थोड़ी कोई लोग रहते हैं, वही कुछ ट्राइब्स और रहते हैं बस। अब देखिए, विषुवतीय वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवतीय वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग हैं। अब देखिए, ये जो विषुवतीय वृत्त है, ये वाला वृत्त देख रहे हैं, इसके उत्तर में ज्यादा लोग हैं, दक्षिण में कम लोग हैं। यही क्वेश्चन आपको वहां पर स्टेटमेंट के फॉर्म में देगा कि विषुवतीय वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवतीय वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही लगाइएगा कि अगर जो यहाँ विषुवतीय वृत्त है, यहाँ पर उत्तर में ज्यादा लोग बसते हैं, नीचे क्योंकि नीचे समुद्र ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं?
एशिया में रहते हैं और अफ्रीका में रहते हैं। अब देखेंगे, एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और अफ्रीका महाद्वीप में तो यही लगभग कितना कर रहे हैं, विश्व के 3/4 लोग, 3/4 लोग ऐसे वहां पर स्टेटमेंट में देगा कि विश्व के 3/4 लोग सिर्फ दो महाद्वीपों में निवास करते हैं। कहां पर? अफ्रीका में और एशिया में। क्या यह सही है? तो आपको बताना होगा हाँ ये सही है। वहां पर 1/3 दे सकता है, अगर 1/3 दे तो गलत लगाइएगा। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। हाँ, जो लोग नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और वीडियो को शेयर कर देंगे कि यहाँ पर इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। यहाँ लिखा गया है विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, मतलब ये दिखाया गया है कि 60% चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। यहाँ पर देख रहे होंगे लगभग अगर यूएसए को छोड़ दिया जाए और ये ब्राजील को, लगभग जितने भी देश दिख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे एशिया के देश और अफ्रीका के देश। यूएसए ब्राजील को अगर छोड़ते हैं हम, सभी देश कहाँ पे दिख रहे हैं? एशिया अफ्रीका से। और वही कह रहा है कि 3/4 देश कहाँ पर निवास करते हैं? एशिया और अफ्रीका में निवास करते हैं। अब देखिए, ये देखिए एशिया में रहते हैं, ये जो येलो वाले कलर है इसमें दिखाया गया है एशिया में, ये येलो वाले कलर जो है एशिया में रहते हैं। यूरोप में ये जो आपका नारंगी वाला कलर है ये कहाँ पर रहते हैं? यूरोप में रहते हैं। अफ्रीका में क्यों रहते हैं? ये देखिए अफ्रीका में ये बैगनी वाला कलर रहता है। ठीक है। अब देखिए मध्य दक्षिण अमेरिका में, ये देखिए इतने लोग, उत्तर अमेरिका में रेड वाले रहते हैं। ओशिनिया में, ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो हरा वाला दिखाया है, इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखें लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप है, यहाँ पर कुछ नहीं देखते हैं। अब जनसंख्या घनत्व देखते हैं। पहले ये याद रखेंगे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है जनसंख्या का घनत्व क्या है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब एक ऐसे बना लीजिए बॉक्स, इसमें जितने एक वर्ग प्रति किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, जैसे आप भारत में देखेंगे तो ऐसे लोग बिखरे हैं, अगर आप अफ्रीका में देखेंगे तो वहां भी ऐसे ही लोग बिखरे पड़े हैं, अगर आप यूरोप में चले जाएंगे तो ऐसे लोग बिखरे पड़े हैं कि वहां पर दूर दूर है, अफ्रीका में और भारत में और नजदीक है। तो ऐसे याद रखें। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। कितना? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, ये याद रखेंगे। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 प्रति व्यक्ति की वर्ग किलोमीटर है। अब ये भी याद रखेंगे। देखिए ऐसे ऐसे फैक्ट याद आएंगे, कुछ कुछ फैक्ट आप नोट भी करते चलिए। कितना है? संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व कितना है? 51 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण जो मध्य एशिया है जिसमें भारत आ जाता है, यहाँ सब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये तो क्रियाकलाप है। यहाँ देखिए, यहाँ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वितरण को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करते हैं। तो वहां पर अगर एनसीईआरटी का आप लैंग्वेज लिखते हैं आपको अच्छा नंबर मिलता है। क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आरओ के लिए और यूपीपीसीएस मेंस जो देने वाले हैं उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा सीरीज होगा आपके लिए। यहाँ करें स्थलाकृत की बात करते हैं। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे आप देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का एरिया कितना डेंस रहे। हमें अपने भारत का एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये एरिया बहुत ज्यादा डेंस है जनसंख्या घनत्व अगर के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं हम, क्योंकि क्षेत्र खेती के लिए, विनिर्माण के लिए, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने क्षेत्र है, जबकि जो एंडीज होता है, आल्पस होता है, हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। अब हिमालय पे कौन जाएगा बसने? ठीक है, तो या आल्पस हुआ या एंडीज हुआ, देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत विरल है। तो ये स्थलाकृत की बात कर रहे हैं। तो आप एक वर्ड एक आप अपने पेपर में जब आएगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? स्थलाकृत होता है। तो हाँ 100 सही लगाएंगे।
जलवायु को प्रभावित करने वाला होता है, क्योंकि लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडा, जैसे सहारा मरुस्थल हुआ, रूस का जो ध्रुवीय प्रदेश हुआ वो हुआ, कनाडा हुआ, और आर्कटिक में रहने से बचते हैं। तो जो जहां पर ज्यादा ठंडी पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां थोड़ी लोग रहेंगे, वहां पर लोग, अब कितना भी जमीन हो उससे क्या मतलब होता है, लेकिन क्योंकि वो उनका भी मतलब इन्वायरमेंट भी तो उसी तरह होना चाहिए कि जब वहां पर जा ताकि सरवाइव कर सके, तो ये याद रखेंगे। हाँ, आप सबको एक बात बताना चाहता था कि आप, एक क्विज का आपका चैनल स्टार्ट हो गया है, संतोषी आईएएस 2.0। उसमें सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के क्विज करवाए जाते हैं। उसको जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, जाकर उससे ज्वाइन कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब करते रहिए। जो आपके आरओ एआरओ में अभी आरओ और एआरओ आने वाला है, सिर्फ उसमें अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बहुत आसानी से, और प्रूफ के साथ मैं दे दूंगा जब पेपर आपका हो जाएगा। वो प्रीवियस ईयर ही सब होगा। अब देखिए मृदा क्या होता है। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। कौन सी उपजाऊ मृदाएं जो होती हैं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन, हवांगो, चांग जियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। जैसे भारत में देखते हैं गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से जाते हैं, देखिए कितना घना बसा हुआ है। और चीन का हावंगहो नदी, चांग जियांग, मिस्र में नील नदी, ये सब घने बसे हुए ये मृदा होता है। जल देखिए, लोग उन क्षेत्रों में अधिक प्राथमिकता देते हैं जहां लवणीकरण जल आसानी से उपलब्ध हो, मतलब जो नमकीन जल नहीं, एक अच्छा जल, स्वच्छ जल प्राप्त हो। विश्व की नदियां घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल है। क्यों? क्योंकि वहां जल नहीं है मरुस्थल में। खनिज क्या होते हैं? खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खोज, और इन क्षेत्रों में लोगों के रहने के लिए प्रेरित किया। जैसे जहां पर खनिज ज्यादा मात्रा में है, वहां भी लोग जाके बस जाते हैं, क्योंकि वहां पर निक्षेपण करते हैं, फिर वहां पर एक बस्ती बन जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर खनिज है। तो कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? स्थलाकृत जलवायु, मृदा, जल और खनिज, ये चीजें प्रभावित करती हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक क्या होते हैं। देखिए आर्थिक कारक भी ये प्रभावित करती हैं जनसंख्या। देखिए औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे जापान में ओसाका, हमने बताया था कि जापान का जो ओसाका है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, पिछले ही वीडियो में बताया था। और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। देखिए लोग कहाँ जाते हैं? मुंबई जाते हैं। क्यों? सोचते हैं कुछ वहां पर पैसा इनकम ज्यादा मिलेगा, हमको सैलरी ज्यादा मिलेगी, तभी लोग मुंबई जाते हैं अपना रोजगार लेने। तो याद रखेंगे, मुंबई हुआ, जापान का ओसाका हुआ, तो आर्थिक कारण भी होता है किसी जगह की जनसंख्या घनत्व बढ़ने का। दूसरा कारक है सांस्कृतिक कारण होता है। सांस्कृतिक का कारण होता है धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे वाराणसी हुआ, जेरूसलम हुआ, और वेटिकन सिटी हुआ, इसके कुछ उदाहरण है। तो सांस्कृतिक कारणों में क्या होता है? देखिए जैसे वाराणसी में भगवान शिव का मतलब एक स्थान माना जाता है, तो वहां पर क्या, हिंदू धर्म के लोग बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। हिंदू धर्म के लोग, तो वहां पर क्या होता है, एक पवित्र स्थल मान लिया जाता है। उसके आसपास वाराणसी या वाराणसी के आसपास के लोगों का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों को, आप देख सकते हैं, उनकी आस्थाएं जुड़ी होती हैं वहां पर। वैसे जेरूसलम है और वेटिकन सिटी है, तो जेरूसलम, वेटिकन सिटी, वाराणसी, कोई भी जो धार्मिक स्थल है वहां पर जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है, मतलब ज्यादा होता है। तो जनसंख्या, सांस्कृतिक कारण भी। सामाजिक कारण कैसे हो सकता है? अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्षेत्र, अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, आप देखिए पुणे देख लीजिए, या गुड़गांव देख लीजिए, अच्छी शिक्षा मिल रही है, या दिल्ली देख लीजिए, अच्छी शिक्षा मिल रही है। जहां पर भी अच्छी शिक्षा, वैसे भी अपने एरिया में देख लीजिए, जहां पर अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर जमीनें जो होती हैं वो ज्यादा कॉस्टली होती हैं। ठीक है?
तो जमीनें क्या होती है ज्यादा कॉस्टली, क्योंकि वहां पर सभी सुविधाएं। तो देखिए कभी कभी जब बिल्डर होते हैं अपना वो सब बिल्डिंग सब सेल करते हैं, कहते नहीं है कि यहाँ से स्कूल कितना पास है, यहाँ से एयरपोर्ट कितना पास है, इतना यहाँ से हॉस्पिटल कितना पास है, वो सब बताते रहते हैं। तो सामाजिक कारण भी होते हैं। तो आई थिंक ये, अब इतना मैं डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि मेंस में आप आसानी से लिख सके। प्री वाला मत देखिए, मेंस में भी आसानी से। और प्री में ऐसे ही आएगा कि सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कारण जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, एक स्टेटमेंट दे देगा, फिर आपको कहना हाँ सही है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, या उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। ठीक है, अब ये देखिए जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जैसे विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, विश्व की जो जनसंख्या है वो स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। जैसे ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। यहाँ पर मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लोगों के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं थे। किसान सभी को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। तो ये पहले की बात कर रहे हैं, 1800 के पहले की बात कर रहे हैं। अब इसको, इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। पहले जनसंख्या जैसे आज जनसंख्या बढ़ती है, पहले भी वैसे जनसंख्या बढ़ रही थी। मतलब जैसे आप सोचेंगे कि 1950 के बाद ही ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत में बढ़ी, नहीं थी, पहले भी ऐसे जनसंख्या बढ़ती थी। लेकिन क्या होता था, मृत्यु दर ज्यादा हो जाती थी क्योंकि वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी जिसके कारण वो बच्चे सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो बहुत से बच्चे उनको मृत्यु हो जाती थी, इसीलिए जनसंख्या उसमें नहीं प्रभाव पड़ता था कि बढ़ रहा है ज्यादा। अब क्या हुआ, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि बच्चे को बचा लिया जाता है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों में 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इससे प्रायः विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट ही कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। अब 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम से जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई, अब तो 8 अरब हो गई है। ठीक है, तो यही याद रखेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास और भी कई कारण हो सकते हैं यहाँ पर कि जनसंख्या तीव्र दर से बढ़ रही है। अब देखिए जन्मों में साधारणतः जन्म दर को आंका जा सकता है। जन्म दर अर्थात प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। तो जो कहते हैं ना जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, तो वही यहाँ भी देखा जाता है कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो कितने व्यक्ति जीवित बच रहे हैं। मृत्यु दर होता है क्या, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या मापा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। तो सॉरी, मृत्यु दर क्या हम बता रहे थे, मृत्यु दर जो होती है, मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या को मापा जाता है कि 1000 में कितने मृत्यु दर हुई है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही जनसंख्या को प्रभावित करते हैं कि मतलब 1000 में कितने लोग मृत्यु हो गई है, ये देखा जाता है। और जन्म दर क्या होता है, 1000 में कितने लोग बच गए हैं, ये देखा जाता है। जीवित जन्मों की संख्या होता है, यहाँ मृतकों की संख्या होता है। मतलब 1000 में अगर नीचे 1000 में लिखता हूँ तो यहाँ पर अगर मृत्यु दर पूछेंगे तो यहाँ मृत्यु लोगों की संख्या देख दिया जाएगा, और जन्म दर पूछेंगे तो 1000 के ऊपर जन्म लोगों की संख्या जो बच गए हैं उनको देखा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास करते कहते हैं। कहते नहीं, मतलब जैसे पक्षियों का प्रवास होता है, देखते नहीं साइबेरियन बर्ड्स का प्रवास होता है, ऐसे लोगों का भी प्रवास होता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन उठा के पूछेगा कि प्राकृतिक वृद्धि दर होता क्या है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर होता क्या है, एक बार देखिए। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं।
ये याद, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में कि प्राकृतिक वृद्धि दर होती क्या है, तो वहां पर स्टेटमेंट दे देगा, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के का मुख्य कारण क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता बढ़ना होता है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता जब बढ़ती है वही होता है। अब देखिए प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। क्या होता है, लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वह लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं, और अप्रवासी वह लोग होते हैं जो देश में आते हैं। देखते नहीं, अप्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल। वो क्या होता है, अप्रवासी जो देश में आते हैं। जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो अप्रवास होता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उत्प्रवास। तो कभी कभी हमेशा उत्प्रवास कभी नहीं मनाया जाता है, क्योंकि देश छोड़ना क्या अच्छी बात है नहीं। जैसे विराट कोहली देखेंगे, वो देश छोड़ दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, लंदन जाके शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे जो अप्रवासी होते हैं वो बाहर से आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद या हो सकता है वो भारत के किसी चीजों से संबंध रखते हो या भारत के नागरिक रहे हुए, फिर बाद में आते हैं। तो अप्रवासी जैसे गांधी जी थे, तो अप्रवासी और प्रवास में अंतर याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास है, अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर जाने अथवा उत्प्रवास का कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अगर आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछे कि ऐसे देश बताइए जहां पर अप्रवासी लोग आए हैं और जनसंख्या बहुत ज्यादा वृद्धि, वो अमेरिका बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। अमेरिका तो ऐसा है कि जहां पर बाहर से लोग आए हैं और राष्ट्रपति भी बन गए हैं। जैसे बराक ओबामा क्या है, वो बाहर से थे, अफ्रीका से थे, और यहाँ पे आए थे, राष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। कमला हैरिस, उनका भी मतलब कुछ रिलेशन इंडिया से है, वो भी बाहर से, मतलब डायरेक्टली नहीं है लेकिन है। तो याद रखेंगे बाहर से भी आके वहां पर राष्ट्रपति तक बनते हैं। और ये सूडान देश कौन सा है, ये अफ्रीका का देश है। यहाँ पर लोग बाहर ही चले जा रहे हैं, तो उसे उत्प्रवास कहते हैं, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास सामान्य प्रवृत्ति या कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों से चले जाते हैं। मतलब जो कम विकसित होगा, सूडान विकसित थोड़ी है, वो विकासशील के अंदर भी नहीं आता, वो गरीब एक देश है, ठीक है। तो वहां से क्या होते हैं, जो विकासशील देशों से विकसित देशों में जाता है, वहां पर मतलब अच्छी सुविधाएं मिलती है विकसित देशों में। तो याद रखिएगा विकासशील से विकसित राष्ट्रों में जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों क्षेत्रों में जाते हैं। ये भी प्रवास तो हुआ। जैसे देखते नहीं, गांव के लोग या छोटे कस्बों के लोग जाते हैं बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बंगलोर जाते हैं पैसे के लिए। तो ये याद रखिए। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन का प्रारूप क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। क्या है, जनसंख्या की वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य, देखिए उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा मृत्यु दर में कमी आई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अभी देखिए केन्या का जो पिरामिड बनता है वो भी दिखाया गया है। देखिए यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर है, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। तो याद रखिएगा निम्न जन्म दर और मृत्यु दर कहाँ पर, यूनाइट। अब यूके जैसे देश में आप सोच सकते हैं कि वहां पर ये जन्म दर
क्या होगा, निम्न जन्म दर तो है ही है और मृत्यु दर भी कम है। तो वहां पर जब निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर भी कम है, तो इसका मेन रीजन यही हो सकता है। आप सोचते होंगे कि किसी देश की जनसंख्या कैसे कम हो रही है, तो इसका पीछे एक ही रीजन हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ये कौन सा रीजन है? जब वहां पर स्वास्थ्य, अब यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी सुविधाएं होंगी यूके में। अब वहां पर जब यूके में अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या है, ये निम्न जन्म दर है, तो आप क्या सोचेंगे कि जब आदमी पैदा ही नहीं हो रहा तो सुविधाएं लेके करेंगे क्या? तो वहां पर मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब उसका तो कोई वही नहीं है। तो निम्न जन्म दर है लेकिन मृत्यु दर भी कम है, तब भी जनसंख्या क्या है, वृद्धि दर मंद हो रही है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, ये कंट्राडिक्शन भी हो सकता है कि निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर भी कम है, ठीक है। तो विकसित देशों में यही होता है, जन्म दर भी निम्न होता है और मृत्यु दर भी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर अच्छी होती हैं। ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या संगठन क्या होता है। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर को में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अब जैसे उदाहरण के लिए बांग्लादेश याद रखेंगे और जापान याद रखेंगे। एक देश, दोनों ही देश बहुत घने बसे हुए हैं। बांग्लादेश भी देखेंगे बहुत घना बसा हुआ है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जापान की भी डेंसिटी, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। बांग्लादेश एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है, लेकिन जो जापान है वो किस श्रेणी में आता है, विकसित देश की श्रेणी में आता है। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो वो अब ये नहीं कह सकते कि आर्थिक विकास में कुछ अंतर पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर जनसंख्या उसका संगठन का मतलब जनसंख्या घनत्व का। अब यहाँ पे देखिए, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय, आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, ये याद रखेंगे। क्या है? जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। यहाँ संगठन लिखा गया ना। अब जनसंख्या संगठन क्या होता है, यही लिखा गया कि बांग्लादेश में जनसंख्या की संरचना बहुत घनी है और जापान में भी घनी है, लेकिन बांग्लादेश विकासशील देश है और जापान विकसित देश है। ये याद रखेंगे। तो अगर आपके स्टेट पेपर में स्टेटमेंट ये बनता है कि जनसंख्या का संरचना आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, तो आप कहेंगे जनसंख्या का संगठन या जनसंख्या की संरचना आर्थिक विकास को प्रभावित नहीं करता। यही लिखा गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है जनसंख्या के संगठन से। ये याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम। अब देखिए जनसंख्या संगठन, जब जनसंख्या संगठन कहूं तो मतलब जनसंख्या संरचना की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये यही बता रहे थे, जनसंख्या संगठन संरचना हमारे यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वह किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वो किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। संरचना यही बताता है। उनकी आय का स्तर क्या है, उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड होता है। अभी जनसंख्या पिरामिड के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणतः 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। तो कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए याद रखेंगे 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। अब यहाँ पर देखते हैं कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित है। मतलब जनसंख्या पिरामिड कैसे बनेगा उसमें दिखाया जा रहा है। जनसंख्या पिरामिड का आकार विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाता हूं आपको। ये अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ दिखा है, यह जन्म के स्तर को दर्शाता है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जो ऊपर वाला आकार है, ये ऊपर वाला आकार, तो ये ऊपर वाला आकार क्या दर्शा रहा है, तो ऊपर वाला आकार दर्शा रहा है कि
वृद्ध लोगों को 65 वर्ष से अधिक जनसंख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। अब देखिए कुछ हम पिरामिड अभी अध्ययन करेंगे। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जैसे युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के, वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के, और आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत हैं जो कार्यत आयु होता है 15 से 65। ये कई बार पूछा गया है कि कार्यत आयु लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। तो कार्यत आयु वर्ग को किस में रखा गया है? 15 से 65 वर्ष के आयु के, मतलब आर्थिक रूप से सक्रिय वर्गों में, जो इकोनॉमी में अच्छा योगदान दे सकते हैं। ये एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार चौड़ा है, ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें अधिकतर की मृत्यु सैसों काल में ही हो जाती है, और कुछ बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति में केन्या के पिरामिड को दर्शाया गया है। तो ये देखिए केन्या का पिरामिड क्या कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक ऊपर सकरा होता हुआ चला जा रहा है। तो ऊपर सकरा होता क्यों जा रहा है कि बहुत से बच्चे जन्म तो लेते हैं लेकिन उनका शैशवावस्था में ही मृत्यु हो रही है। तो केन्या का पिरामिड पूछ सकता है पेपर में किस प्रकार से है। तो केन्या का पिरामिड ऊपर सकरा होता चला जा रहा है। ठीक है, देखिए पूरा सकरा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जन्म तो हो रहा है लेकिन मृत्यु भी हो रही है, मतलब जन्म लेते जा रहे हैं, ये बढ़ नहीं पा रहा है, ये वाला, इस साइड वाला। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटों बच्चों में कम है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। ये देखिए ये जो युवा, ये पिरामिड थोड़ा सा चौड़ा नहीं, सकरा नहीं है, देखिए पूरा चौड़ा है। तो पिरामिड के बारे में याद रखेंगे, हो सकता है पिरामिड के बारे में पूछ सकता है। अब देखिए एनसीईआरटी में जो भी चीजें दिया रहता है सभी इंपॉर्टेंट होता है, कहीं से भी कुछ उठा के पूछ सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जिन देशों में मृत्यु दर कम है और युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि युवा प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड का दृष्टिगोचर होता है। तो ये भारत का पिरामिड हो सकता है। ठीक है, तो भारत का पिरामिड ऐसे ही है, और केन्या का पिरामिड क्या है, ऐसे ही है। ये देखिए केन्या का पिरामिड ऊपर सकरा होता जा रहा है क्योंकि बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा हो रही है, बच्चों में ही बाल्यावस्था में यहाँ पर बच्चे जीवित हो रहे हैं। थोड़ा सा हमारे यहाँ की क्या ये स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, इस प्रकार जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। हमारे यहाँ देखिए कहते नहीं भारत युवाओं का देश है, इसीलिए देश बन रहा है क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब मृत्यु दर कम हो रही है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति, इसलिए ये हमारा विकास हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जापान का पिरामिड देखते हैं क्या है। जापान जैसे देशों में आधार का पिरामिड सकरा है, आधार का देख सकते हैं, ये सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण लोग वृद्ध आयु में पहुंच जाते हैं। आप देखिए जो घटी आयु है, लोग वृद्ध में पहुंच जा रहे हैं, मतलब जन्म क्या है, मृत्यु दर तो घट रही है। वो क्यों? क्योंकि वो जब मृत्यु दर घट रही है तो लोगों की मर जो रहे हैं, मतलब डेथ जो हो रही है वो कम हो रही है। ठीक है, अब ये जापान का पीरियड में कुशल उत्साही आशावादी सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन की राष्ट्र का भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है जिन्हें योग उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक शिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ युवा हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर उन युवाओं का उपयोग करना है संसाधन के रूप में तो उनको एक कौशल देना पड़ेगा। अगर आप कौशल दे रहे हैं, इसीलिए सरकार ने कई प्रकार के कौशल योजनाएं लाती हैं, कौशल प्रशिक्षण लाती हैं, ट्रेनिंग करवाती है, ताकि लोग एक कौशल युक्त अपने आप को रख सके और कहीं भी वर्क है उसको कर सके। देखिए चाइना, देखिए कौशल के मामले में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जो भी लोग होते हैं, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब कौशल के मामले में सब पूरे वर्ल्ड में एकदम मतलब अग्रणी देश हैं ये सब। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसलिए उन सबका क्या है, ज्यादा मतलब विकास ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये अब आपका ये क्या हुआ, ये आपका खत्म हो गया एनसीईआरटी 2000, मतलब ये सॉरी क्लास 8th की एनसीईआरटी जितना भी था पूरा खत्म कर दिए हैं।
अब अगर आपको कमेंट करिएगा कि हम कल से ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, यही कंटिन्यू करते हैं 9। अभी तो ये सब आपका 9, मैं हमेशा कहूँ 9 से पढ़िए, क्योंकि आप सब 8 तक तो लगभग सबको ही कुछ ना कुछ पता रहता है, सबका बेसिक क्लियर रहता है। 9 से 12 तक। अब जो अगला आपका वीडियो आएगा वो 9 से 12 तक होगा। जो भी होगा, चाहे वो 8th का एनसीईआरटी हो, वो चाहे आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी होगा, चाहे ज्योग्राफी का एनसीईआरटी होगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तक ये आप डेमो ही समझिए एनसीईआरटी का जो मैंने आज पढ़ाया है। अब नेक्स्ट जो आपका क्लास आएगा वो अच्छे से आपको बताया जाएगा, ये भी अच्छे से बताया गया, ऐसा नहीं है खराब बताया गया। ठीक है। हाँ, और क्विज वाला ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ टेस्ट दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हिस्ट्री का चाहिए ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री का चाहिए कि ज्योग्राफी का चाहिए। ठीक है, तो आप सब जो कमेंट करेंगे कल से वही स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।